हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज अपने बिजनेस लॉज में या व्यापारिक संनियम में कंसीडरेशन या प्रतिफल पर चर्चा करेंगे, इसे समझने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट, इससे पहले के हमने लेक्चर में देखा था कि जो अनुबंध है उसके जो वैलिड अनुबंध के इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है उसमें एक करेक्टर आता है कंसीडरेशन का या लॉफुल कंसीडरेशन। तो यह अनुबंध का एक वह तत्व है जो जिसके आधार पर हम अनुबंध की वैधता को देखते हैं। यदि उसमें प्रतिफल विद्यमान रहता है तो निश्चित तौर पर वो अनुबंध वैध हमें दिखाई देता है, अन्यथा वो हमें वैध दिखाई नहीं देता। या ये कह दें कि अनुबंध के अंतर्गत जो किया गया बिना प्रतिफल के ठहराव है वो व्यर्थ होगा, वो अनुबंध का रूप नहीं ले सकता। आइए स्टूडेंट्स, कंसीडरेशन की अपने मीनिंग और डेफिनेशन पर चर्चा करते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो इसके मीनिंग में हम ये कह सकते हैं कि जब दो या दो पक्षकार अनुबंध करते हैं तो वे वचनों या कार्यों का आदान प्रदान करते हैं और ये वचन या कार्य एक दूसरे पक्षकार के लिए ही प्रतिफल होते हैं। इस प्रकार अनुबंध के प्रत्येक पक्षकार के लिए प्रतिफल वह वचन या कार्य है जो दूसरे पक्षकार से अपने वचन या कार्य के बदले में वह प्राप्त करता है। या दूसरे शब्दों में यह कह दें कि प्रतिफल पक्षकारों का कुछ के बदले कुछ, मतलब समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए, तभी वो उसमें प्रतिफल आएगा और अपने तभी वो वैध अनुबंध माना जाएगा। आइए स्टूडेंट, इसको डेफिनेशन के माध्यम से समझने का और अधिक प्रयास करते हैं ब्लैकस्टोन के अकॉर्डिंग। तो ब्लैकस्टोन ने क्या कहा? प्रतिफल वह क्षतिपूर्ति या पुरस्कार है। प्रतिफल वह क्षतिपूर्ति या पुरस्कार है जो अनुबंध करने वाले एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दिया जाता है। या ये कह दे कि कंसीडरेशन इज द रिकम्पेंस गिवन बाय द पार्टी कॉन्ट्रैक्टिंग टू अदर्स। आइए स्टूडेंट, दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। प्लॉक के अनुसार प्रतिफल वह मूल्य है जिसके बदले दूसरे का वचन खरीदा जाता है। या ये कह दें कंसीडरेशन इज द प्राइस फॉर विच द प्रॉमिस टू अदर इज बॉट। आइए स्टूडेंट्स, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन डी में कंसीडरेशन को परिभाषित किया गया। समझते हैं, जब वचनदाता मीन्स प्रोमिजर की इच्छा पर वचन ग्रहीता प्रोमिजी अथवा किसी अन्य व्यक्ति ने कोई कार्य किया है अथवा उससे विरत रहा है, एब्सटेन रहा है, अथवा कोई कार्य करता है अथवा उससे विरत रहता है, एब्सटेन रहता है, मतलब अथवा कुछ कार्य करने या करने से विरत रहने का वचन देता है, तो ऐसा कार्य अथवा उस कार्य से जो वृत्ति है अथवा उसका वचन, उस वचन का मतलब वचनदाता द्वारा दिए गए वचन का वो वचन प्रतिफल है, तो इसे अपने प्रतिफल कहेंगे। या इसको यूं भी समझा जा सकता है कि व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिजर द प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन हैज डन और ऑब्स्टेन्ड फ्रॉम डूइंग और डज और ऑब्स्टेन्स फ्रॉम डूइंग और प्रोमिसेस टू डू और to abstain from doing something, such act or abstentions or promise is called a consideration for the promise under section 2 subsection D। इस प्रकार स्टूडेंट निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि वचनदाता प्रोमिजर के वचन के बदले में वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता प्रोमिजी द्वारा कोई कार्य किया अथवा नहीं किया जाता या एब्सटेन फ्रॉम डूइंग रहता है, तो वह वचनदाता के वचन का प्रतिफल होता है, चाहे वह कार्य या वचन का संबंध प्रेजेंट या अपने कह दें पास्ट अथवा फ्यूचर किसी भी काल से संबंधित क्यों ना हो। आइए स्टूडेंट, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंसीडरेशन या एसेंशियल करैक्टर्स ऑफ कंसीडरेशन कह दें, इस पर चर्चा करते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। इसके माध्यम से हम कंसीडरेशन को और विस्तृत रूप से समझ पाएंगे। तो पहला इसमें आता है प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर हो, जो प्रतिफल है वो प्रोमिजर की इच्छा पर होना चाहिए। दूसरा इसमें आता है प्रतिफल से वचनदाता को स्वयं लाभ हो, यह आवश्यक नहीं है, मतलब प्रोमिजर को स्वयं लाभ हो यह जरूरी नहीं है। प्रतिफल वचन ग्रहीता या प्रोमिजी द्वारा अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी दिया जा सकता है। इसी प्रकार जो नेक्स्ट फोर्थ आता है कि प्रतिफल कुछ कार्य को करने अथवा न करने का वचन हो सकता है। इसी प्रकार प्रतिफल भूतकाल
वर्तमान समय में या भावी समय से संबंधित हो सकता है। प्रतिफल जो है वो कुछ अवश्य होना चाहिए, लेकिन पर्याप्त हो यह जरूरी नहीं है। प्रतिफल वास्तविक होना चाहिए और मूल्यवान होना चाहिए। इसी प्रकार प्रतिफल वचनदाता के या प्रोमिसर के विद्यमान दायित्व से कुछ अधिक होना चाहिए। प्रतिफल वैध होना चाहिए या इलीगल नहीं होना चाहिए वो किसी भी स्थिति में। और प्रत्येक अनुबंध के लिए प्रतिफल पृथक से या अलग से होना चाहिए। प्रतिफल प्राय निश्चित होना चाहिए और प्रतिफल संभव रूप में होना चाहिए, अर्थात वैधानिक व भौतिक रूप से उसको पूरा करना संभव हो प्रतिफल को। यहाँ स्टूडेंट हमें यह भी समझना होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड, बिना प्रतिफल का अनुबंध है वो व्यर्थ होता है। इसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की अंडर सेक्शन 25 में बताया गया कि बिना प्रतिफल के ठहराव व्यर्थ माना जाएगा और प्रत्येक अनुबंध में प्रतिफल का होना आवश्यक है। प्रतिफल के अभाव में अनुबंध जुए के समान माना जाएगा और वह व्यर्थ होगा। आइए स्टूडेंट, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, अनुबंध और प्रतिफल के लिए अजनबी व्यक्ति, इस पर चर्चा करते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। अनुबंध के लिए अजनबी और प्रतिफल के लिए अजनबी व्यक्ति की अनुबंध में पर्याप्त स्थिति स्पष्ट की गई है और इसके साथ यह इसमें बताया गया है कि यदि किसी भी अनुबंध को परिवर्तित करवाना है तो अजनबी या कहते स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट जो व्यक्ति है वो पक्षकारों पर वाद प्रस्तुत करके उस अनुबंध को परिवर्तित नहीं करा सकता, या दूसरे शब्दों में कहें कि व्यक्ति जो अनुबंध में किसी प्रकार का कोई पक्षकार नहीं है या अनुबंध से उसका कोई संबंध ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो अनुबंध को परिवर्तित पक्षकारों पर वाद प्रस्तुत करके नहीं करवा सकता। अनुबंध के पक्षकार ही अनुबंध के पक्षकारों पर वाद प्रस्तुत करके उसे लागू करवा सकते हैं। इसे हम संबंधों का सिद्धांत कहते हैं अनुबंध में, और यहाँ इसको कहा जाता है कि डॉक्ट्रिन और प्रेविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आइए स्टूडेंट दूसरा समझते हैं कि स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, अर्थात प्रतिफल के लिए जो अजनबी है। प्रतिफल के लिए कोई भी अजनबी व्यक्ति अनुबंध का पक्षकारों पर वाद प्रस्तुत करके उसे परिवर्तित करा सकता है। जब किसी अनुबंध में स्पष्ट रूप से किसी तीसरे पक्षकार को लाभ होता है तो वह तीसरे पक्षकार के नाम से अनुबंध को परिवर्तित करवा सकता है। तो स्टूडेंट, कंसिडरेशन और प्रतिफल को अपने समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।